गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 12 पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है प्रकाश की प्रकृति। देखिए, प्राचीन काल से ही प्रकाश की प्रकृति क्या है ये एक महत्वपूर्ण विषय बना रहा है। सर्वप्रथम यह माना जाता रहा कि प्रकाश कणीय प्रकृति को दर्शाता है और दकार्ते नामक वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने सर्वप्रथम प्रकाश की प्रकृति के बारे में चर्चा की थी और उनकी जो मूल विचारधारा थी कणीय प्रकृति, उनको न्यूटन ने आगे की ओर बढ़ाया था। तो देखिए, वैसे तो मुख्य रूप से जो प्रकाश है उसकी प्रकृति को दो भागों में विभाजित किया जाता है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश जो होता है वो कणीय प्रकृति को दर्शाता है और इसी प्रकार अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा यह भी प्रतिपादित किया कि प्रकाश कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति को भी दर्शाता है। जैसे दे ब्रोगली जो वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने भी बताया था कि प्रकाश है वो तरंगीय प्रकृति को दर्शाता है। तो प्रकाश जो होता है वो दो प्रकार व्यवहार करता है, कण के रूप में भी संचरित हो सकता है और तरंग के रूप में भी संचरित हो सकता है। इसलिए प्रकाश की प्रकृति को क्या कहा जाता है? द्वैत प्रकृति कहा जाता है। अपने इस अध्याय में जो प्रकाश है उसके तरंग प्रकृति के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसमें जो महान वैज्ञानिक हाइगेंस उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो देखिए, हाइगेंस ने क्या बताया था? हाइगेंस ने बताया था कि जब भी कोई स्रोत है उसको कंपित किया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाले कंपनों का जो बिंदुपथ होता है वो एक समान होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कंपित किया गया और कंपित बिंदुपथ ये इस प्रकार, ठीक है, और ये इस प्रकार आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो ये बिंदुओं का बिंदुपथ जो होता है वो एक समान होने के कारण इसको गोलाकार माना जा सकता है। इस तरंग को जो है स्रोत के द्वारा उत्पन्न जो ये तरंग है ये कहलाती है प्राथमिक तरंगागर। क्या कहलाती है? प्राथमिक तरंगागर। तरंगागर इसलिए कहा जाता है कि इस प्राथमिक तरंग के द्वारा वापिस बिंदुपथ है वो संचरित उत्पन्न होता है, अर्थात इसको मूल स्रोत माना जा सकता है और नवीन तरंगागर का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है, नवीन तरंगागर का निर्माण करता है। जैसे हाइगेंस ने बताया था कि जब शांत जल में, जैसे तालाब में जल है वो शांत अवस्था में है और उसमें कोई कंकर फेंका जाता है तो देखिए उसमें जो बिंदु का बिंदुपथ है वो इस प्रकार उत्पन्न होता है। तो ये जो हलचल और जो विक्षोभ होता है उसे क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। और यदि ये तरंग उत्पन्न जो स्रोत से तरंग है ये आगे की ओर तरंग का निर्माण कर सकती है तो वह नवीन तरंगागर, और इस तरंग के द्वारा यदि नई तरंग का और निर्माण होता है तो वो द्वितीय तरंगागर कहलाती है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार बिंदुपथ और संचरित हो रहा है तो वो क्या कहलाती है? द्वितीय तरंगागर कहलाती है। द्वितीय तरंगागर कहलाती है। इसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत भी कहा जाता है। हाइगेंस के जो अनुसार है वो तरंगें मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित होती है। सबसे पहले पढ़ते हम वृत्ताकार तरंग। वृत्ताकार तरंग, देखिए यदि उत्पन्न किसी स्रोत पर जब आघात किया जाता है और उससे उत्पन्न बिंदुओं का बिंदुपथ है वो वृत्ताकार पथ के अनुदिश संचरित होता है। इस प्रकार इनकी त्रिज्या क्या रहेगी? सदैव एक समान रहेगी प्रत्येक बिंदुपथ के लिए। तो ये तरंग क्या कहलाती है? वृत्ताकार तरंग कहलाती है। अर्थात नॉर्मल भाषा में ये भी कह सकते हैं हम, यदि कोई तरंग है वो वृत्ताकार पथ के अनुदिश संचरित होती है तो वो तरंग क्या कहलाती है? वृत्ताकार तरंग कहलाती है। इसी प्रकार यदि इसकी त्रिज्या का मान बहुत अधिक हो जाए
त्रिज्या का मान क्या हो जाए, बहुत अधिक, तो वो तरंग क्या कहलाती है, समतल तरंग कहलाती है। और समतल तरंग को यहाँ पर इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। इसमें जो कण है वो इस प्रकार आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। तो जैसे आप पृथ्वी वक्रता त्रिज्या अत्यधिक होती है, जिसके कारण ये हमें जो पृथ्वी है वो गोलाकार न दिखाई देकर कैसी दिखाई देती है, समतल दिखाई देती है। इसी प्रकार यदि किसी वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या का मान बहुत अत्यधिक हो जाए तो वो तरंग क्या कहलाती है, समतल तरंग कहलाती है। इसके बाद में है मुख्य रूप से जो तरंग उत्पन्न होती है वो है बेलनाकार तरंग। देखिए कोई भी तरंग जो होती है वो मुख्य रूप से प्रारंभ में बेलनाकार तरंग के रूप में ही होती है, जिसको इस प्रकार दर्शाया जा सकता है बेलनाकार तरंग को। तो यदि कोई तरंग बेलनाकार पथ के अनुदिश संचरित होती हो तो वो क्या कहलाती है, बेलनाकार तरंग कहलाती है। और प्रत्येक तरंग जो होती है प्रारंभ में मुख्य रूप से किसके रूप में होती है, बेलनाकार पथ के अनुदिश ही संचरित होती है। जैसे हम पानी में कंकर फेंकते हैं तो वो नीचे से वृत्ताकार भाग ऊपर की ओर उठता है, तो किसका निर्माण होगा, बेलनाकार पथ का निर्माण होता है। इसलिए बताया जाता है कि प्रारंभ में कोई भी तरंग उत्पन्न होती है वो किसका भाग होती है, मुख्य रूप से बेलनाकार तरंग के रूप में ही संचरित होती है। अब बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की। और तरंग का जो मात्रक लिया जाता है वो ध्यान रखना, तरंग का मात्रक 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो आपके पास तरंग का जो मात्रक होता है ये होता है एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं इसको, एंगस्ट्रॉम। ये तरंग का मात्रक होता है और 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण है, तरंग का मात्रक जो है। अब देखिए चर्चा करते हैं तरंग दैर्ध्य क्या होता है। जैसे हम मुख्य रूप से मान लेते हैं, जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, तरंग इस प्रकार संचरित होती है, आपने इस प्रकार पढ़ा है, जैसे प्रत्यावर्ती धारा के रूप में समझ सकते हो आप। तो देखिए इसमें जो तरंग है, तो किसी भी तरंग द्वारा एक पूर्ण चक्कर में जो तय की दूरी जो होती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसे लैम्डा द्वारा व्यक्त करते हैं। तो तरंग दैर्ध्य होता है, उसकी परिभाषा क्या बताई जाती है, किसी भी तरंग द्वारा एक पूर्ण चक्कर में तय की गई जो दूरी होती है वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसे किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, लैम्डा द्वारा व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार आवर्तकाल कि इस तरंग को एक पूर्ण चक्कर तय करने में लगा जो समय होता है, किसी भी तरंग को एक पूर्ण चक्कर तय करने में लगा जो समय होता है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, जिसे कैपिटल टी द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, कैपिटल टी द्वारा व्यक्त करते हैं। और तरंग दैर्ध्य किसके द्वारा व्यक्त किया था, लैम्डा द्वारा। इसी प्रकार इससे संबंधित है आवर्ती। आपको पता है तरंग में क्या उत्पन्न होते हैं, कंपन उत्पन्न होते हैं। तो किसी भी तरंग में 1 सेकंड या प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाले कंपनों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है, जिसे न्यू द्वारा व्यक्त करते हैं। क्या है ये, न्यू। और इसका प्राइम मात्रक जो यूज में लेते हैं सामान्य रूप से वो लेते हैं हर्ट्ज, जिसे Hz द्वारा व्यक्त करते हैं। और आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो सेकंड के रूप में लिया जाता है। इसी प्रकार इससे संबंधित एक नाम आता है आयाम। देखिए कोई भी तरंग उत्पन्न होती है तो उसमें अधिकतम जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, जैसे यहाँ पर ये है, इसका अधिकतम विक्षोभ होता है, ये क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है, जिसे स्मॉल a या कैपिटल R द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार इससे संबंधित आगे देखिए,
जो आवृत्ति होती है न्यू, वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम के तुल्य मानी जाती है 1/t। ठीक है, न्यू बराबर 1/t। अब देखिए, हम देखते हैं तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत। तो देखिए, तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है। जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी उभयनिष्ठ क्षेत्र या कण से विस्थापित होती है, तो उसका जो परिणामी विस्थापन होता है वो अलग अलग तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापन के सदिश योग के क्या होता है, तुल्य होता है, जिसे तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत कहा जाता है। मान लीजिए कोई उभयनिष्ठ बिंदु है जिसके द्वारा अनेक तरंगें हैं वो विस्थापित हो रही है इस प्रकार। इस तरंग द्वारा उत्पन्न विस्थापन y1, इसके द्वारा उत्पन्न विस्थापन y2, इसके द्वारा उत्पन्न विस्थापन y3, इस प्रकार अनेक तरंगें उत्पन्न हो रही है। इनके द्वारा उत्पन्न विस्थापन ये है y1, y2, y3 और yn। तो इनका जो परिणामी विस्थापन होगा, अपना जो टॉपिक है वो क्या है, तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत। तो इस चित्र के अनुसार देखते हैं कि तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत होता क्या है। तो देखिए, किसी बिंदु O या P द्वारा अनेक तरंगें इस प्रकार विस्थापित हो रही हो उभयनिष्ठ बिंदु से। ठीक है, तो इनका जो परिणामी विस्थापन होगा y द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, वो अलग अलग तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापन के सदिश योग के क्या होता है, तुल्य होता है। y1, y2, y3 प्लस डॉट 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 प्लस yn। ये y1, y2, y3, yn ये क्या है, अलग अलग तरंगों के द्वारा उत्पन्न क्या है, विस्थापन है। और इनका जो परिणामी विस्थापन है वो किसके द्वारा व्यक्त किया गया है, y द्वारा व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार इसी से संबंधित अगली जो घटना है प्रकाश से संबंधित है वो है व्यतिकरण। व्यतिकरण, तो देखिए इसमें क्या बताया जाता है व्यतिकरण में। व्यतिकरण, तो देखिए क्या बताया जाता है, जब दो या दो से अधिक तरंगें लगभग समान आयाम की एक निश्चित दिशा में संचरित होती है, तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता का मान अधिकतम होता है और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो प्रकाश की ये जो घटना होती है वो क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। तो क्या बताया गया है, जब दो या दो से अधिक तरंगें हैं वो लगभग समान आयाम की एक ही दिशा में संचरित होती, एक निश्चित दिशा में क्या होती है, संचरित होती है, तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता का मान, तीव्रता अर्थ है मात्रा, तो प्रकाश की तीव्रता का जो मान है वो अधिकतम और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप टॉर्च के द्वारा समझ सकते हो कि दो टॉर्च आपके पास, उनकी एक की प्रकाश की दिशा ये है और एक की दिशा ये है, और इसी प्रकार दोनों की दिशा ये हो, तो इस अवस्था में देखा जाता है कि किस प्रकार प्रकाश है, इस अवस्था में प्रकाश की तीव्रता का मान क्या होगा, अधिकतम। और यदि प्रकाश टॉर्च का जो निकलने वाला प्रकाश है वो व्यक्ति के दोनों ओर, जैसे मान लीजिए एक इस साइड में प्रकाश आ रहा है और एक इस साइड में आ रहा है, तो इस अवस्था में प्रकाश की तीव्रता का मान क्या होगा, न्यूनतम होता है, क्योंकि इससे व्यक्ति की आंखों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, अंधकार उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, व्यतिकरण को भी सामान्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होता है संपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण, तो देखिए संपोषी व्यतिकरण में क्या बताया जाता है कि वह व्यतिकरण जिसमें प्रकाश की तीव्रता का मान आपको क्या हो, अधिकतम प्राप्त होता हो, प्रकाश की तीव्रता का मान क्या प्राप्त होता हो, अधिकतम प्राप्त होता हो, वो संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। जिसके लिए दो तरंगों के मध्य जो पथ्यांतर का मान होगा, पथ्यांतर का अर्थ है पथ का अंतराल, जिसको हम डेल द्वारा व्यक्त करते हैं, किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, डेल द्वारा। और संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथ्यांतर होगा तरंगों के मध्य होता है एन लैम्डा। यहाँ एन है तरंगों की संख्या, लैम्डा तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करता है।
तो इसी प्रकार एक नाम है विनाशी व्यतिकरण, दूसरा जो इसका भाग है विनाशी व्यतिकरण। तो देखिए वह व्यतिकरण जिसमें प्रकाश की तीव्रता का मान क्या हो, न्यूनतम प्राप्त होता हो, वो क्या कहलाता है, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। इसमें तरंगों के मध्य जो पथ्यांतर होगा वो इस प्रकार होगा, डेल बराबर 2n+1 λ/2। ठीक है, ये तरंगों के मध्य पथ्यांतर होता है संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए। अब देखिए इस फॉर्मूले के द्वारा भी हम व्यतिकरण को समझ सकते हैं चित्र की सहायता से। तो देखिए जैसे कई बार पूछ लिया जाता है, चित्र बनाकर दे दिया जाता है और पूछा जाता है संपोषी व्यतिकरण को दर्शा रहा है या विनाशी व्यतिकरण को। तो देखिए कैसे देखेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूले हैं ये महत्वपूर्ण है। संपोषी व्यतिकरण के लिए डेल का मान हमने क्या लिखा था, पथ्यांतर का मान n लैम्डा, और विनाशी व्यतिकरण के लिए विनाशी व्यतिकरण इसके लिए डेल का मान क्या लिखा था, 2n+1 λ/2 ये लिखा था। अब देखिए इसके द्वारा कैसे समझेंगे। मान लीजिए आपके पास इस प्रकार चित्र बनाकर दे दिया जाए, तो आपको पता है ये कितने चक्कर हो गए, 3 चक्कर हो गए तरंग के, 1 2 और 3। और इसके नीचे एक और इस प्रकार बनाकर दे दिया जाए आपको, और कहा जाए कि इसके पथ के अंतराल के आधार पर बताइए ये संपोषी व्यतिकरण या विनाशी व्यतिकरण। तो देखिए आपको पता है ये 3 चक्कर है, तो इनकी जो तरंग दैर्ध्य दूरी प्राप्त होगी वो 3 लैम्डा होगी। कितनी होगी, 3 लैम्डा। और इसमें 2 चक्कर संपूर्ण है तो इसकी कितनी होगी, 2 लैम्डा। यदि पथ्यांतर देखते हैं पथ का अंतराल तो क्या होगा, 3 लैम्डा - 2 लैम्डा, डेल बराबर लैम्डा। तो इसमें देखिए n का मान यदि 1 लेते हैं तो डेल बराबर क्या आएगा, लैम्डा आएगा नहीं आएगा। अर्थात यदि किन्हीं 2 तरंगों के मध्य पथ का जो अंतराल है यदि वो एक पूर्ण चक्कर के रूप में प्राप्त हो रहा है तो वो कौन सा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। ठीक है ना। तो देखिए यदि किन्हीं भी 2 तरंगों के मध्य जो पथ का अंतराल प्राप्त हो रहा है एक पूर्ण चक्कर के रूप में प्राप्त होता हो, जैसे लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस प्रकार यदि पथ का जो अंतराल है वो आपके पास एक पूर्ण चक्कर के रूप में प्राप्त हो रहा हो तो वो सदैव संपोषी व्यतिकरण को दर्शाएगा। तो ये जो चित्र है कौन से व्यतिकरण को दर्शा रहा है, संपोषी व्यतिकरण को दर्शा रहा है। ठीक है। इसी प्रकार विनाशी व्यतिकरण के लिए पूछा जा सकता है। तो देखिए विनाशी व्यतिकरण के लिए किस प्रकार बनेगा, एक चक्कर, 2 3, इसी प्रकार ये 4, और इस प्रकार दूसरे तरंग से संबंध दिया जाए उसका पथ 1 2 और ये आधा चक्कर और है। तो ये तो 4 पूर्ण चक्कर थे। तो आपके पास ये तरंग दैर्ध्य दूरी है 4 लैम्डा या 4 लैम्डा के रूप में प्राप्त हो गई, और ये आपके पास 2 चक्कर तो पूर्ण और एक आधा चक्कर है तो 2.5 लैम्डा दूरी हो गई। तो इनका जो पथ का अंतराल निकालते हैं तो डेल बराबर -4 लैम्डा - 2.5 लैम्डा। तो आपके पास कितना मान आ गया, ये डेल का मान 1.5 लैम्डा, अर्थात आधा चक्कर इसमें साथ में रहता है। और फॉर्मूला भी कह रहा है 1/2 है या नहीं, λ/2। यदि किसी तरंग के पथ का अंतराल है उसके साथ आधा चक्कर संयोजित हो रहा हो, ठीक है ना, जैसे आधा हो सकता है और इस प्रकार आगे की ओर बढ़ सकते हैं, मतलब 3/2, 5/2, 7/2, इस प्रकार यदि आधे चक्र के रूप में साथ में तरंग दैर्ध्य का अंतराल आ रहा है तो वो सदैव कौन सा होगा, विनाशी व्यतिकरण। तो इसमें आधा चक्कर आ रहा है तो इसका अर्थ है इसमें आधा तरंग तो शेष रहेगा। तो ये कौन से व्यतिकरण को दर्शाएगा, विनाशी व्यतिकरण को दर्शाता है। कौन से व्यतिकरण को दर्शाता है, विनाशी व्यतिकरण को दर्शाता है।
अब देखिए हम देखते हैं व्यक्तिकरण का गणितीय विश्लेषण। उसके आधार पर देखते हैं संपोषी व्यक्तिकरण होगा, विनाशी व्यक्तिकरण होगा और किसी तरंग का परिणामी आयाम क्या होगा। तो देखिए अगला टॉपिक अपना व्यक्तिकरण का गणितीय विश्लेषण। व्यक्तिकरण का गणितीय विश्लेषण। देखिए इसको भी अनेक प्रकार से समझा जा सकता है। हम एकदम ही सरल परिभाषा के रूप में इसको समझते हैं। मान लीजिए दो तरंगे हैं, उनके द्वारा उत्पन्न जो विस्थापन है वो y1 और y2 द्वारा व्यक्त किया गया है। तो विस्थापन जो होता है 11th क्लास में आपने देखा था, ज्या वक्र के अनुदेश दर्शाया जाता है। तो देखिए विस्थापन का जो समीकरण है इस प्रकार लिख सकते हो, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी। पहली तरंग द्वारा उत्पन्न जो ये विस्थापन है उसको व्यक्त करता है। इसी प्रकार दूसरी तरंग द्वारा उत्पन्न जो विस्थापन है y2 वो है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये जो फाई है ये अंतराल को दर्शाता है। किसके अंतराल को? कोणीय अंतराल को, जिसे कलांतर कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास साइन यहाँ पर मान लीजिए 17 है और दूसरे में साइन आपके पास आ गया 90। तो इसको क्या लिख सकते हैं 17 प्लस 20। तो कितने डिग्री का अंतराल हो गया? 20 डिग्री का। तो कोण में जो अंतराल होता है वो क्या कहलाता है? कलांतर कहलाता है। तो देखिए दो तरंगों द्वारा उत्पन्न आपके पास विस्थापन है y1 y2, जिनके आयाम को a1 और a2 द्वारा व्यक्त किया गया है, जिनके मध्य जो कलांतर है वो फाई लिया गया है। तो इसके द्वारा उत्पन्न तरंगों के जो विस्थापन के समीकरण वो समीकरण 1 और 2 में दर्शाए गए हैं। अब देखिए आपको इसकी सहायता से सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं इसका जो परिणामी विस्थापन आएगा वो क्या आएगा। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं परिणामी विस्थापन। तो देखते हैं इसमें परिणामी विस्थापन क्या आएगा। तो परिणामी विस्थापन जो प्राप्त होगा वो तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत से प्राप्त होगा। तो तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत से। देखिए यहाँ पर y1 y2 आप सोचोगे सदिश नहीं लगा रहे हैं सर, तो वेक्टर लगाने की बार बार में आवश्यकता नहीं है। आपको पता है ये क्या है? सदिश राशि होती है विस्थापन के रूप में। तो तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है? y बराबर y1 प्लस y2 कि परिणामी विस्थापन जो होगा दोनों तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापन के क्या होगा? सदिश योग के तुल्य होगा। समीकरण नंबर 3। अब देखिए y1 और y2 की जो वैल्यू है समीकरण 1 और 2 में यहाँ पर रखते हैं। तो समीकरण 1, 2 व 3 से। तो देखिए आपके पास y बराबर y1 की वैल्यू क्या है? a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 की a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये है आपके पास। अब देखिए आपको एक सूत्र याद आएगा यहाँ पर, साइन a प्लस बी। ए की वैल्यू ओमेगा टी और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? फाई। तो इसके आधार पर यदि देखते हैं तो एक त्रिकोणमितीय सूत्र होता है साइन a प्लस बी, साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसके आधार पर इसका विस्तार करते हैं तो क्या आएगा देखिए। इसलिए y बराबर a1 साइन ओमेगा टी ऐसा का ऐसा प्लस a2 ऐसा का ऐसा। अब इसमें वैल्यू रखते हैं तो देखिए विस्तार करते हैं तो साइन a की वैल्यू है ओमेगा टी, कोस बी की वैल्यू है फाई प्लस कोस a ओमेगा टी। इसी प्रकार साइन बी है तो साइन फाई। तो आपके पास इस फॉर्मूले में ये वैल्यू हमने रख दी। a2 का अंदर गुणा करते हैं तो इसके आधार पर जो समीकरण प्राप्त होगी वो क्या होती है वो देखिए आप। y बराबर
A1 साइन ओमेगा टी, ऐसा ऐसा लिख दो, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 का अंदर गुणा करते हैं तो इस पद से हो जाएगा A2 साइन ओमेगा टी कोस फाई, प्लस इसी प्रकार अगले पद से गुणा कर देते हैं A2 कोस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी और यहाँ पर भी क्या है, साइन ओमेगा टी है। हमने पहले क्या किया है, इस A2 को अंदर गुणा किया है सिर्फ। अब यहाँ पर देखिए आपके पास कि यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है, यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है, कॉमन ले सकते हैं तो लीजिए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर क्या रह गया, A1, तो ये कॉमन आ ही चुका है, प्लस A2 कोस फाई, प्लस अब देखिए आपने यहाँ पर जो पद लिखा है समय पर आश्रित जो था, समय पर जो डिपेंड कर रहा था उसको पहले लिखा है, तो इसमें भी समय पर जो पद निर्भर कर रहा है वो उसको पहले लिख दो, कोस ओमेगा टी A2 साइन फाई। ये समीकरण नंबर आपके पास आ गई 4। तो हमने क्या किया है, साइन ओमेगा टी है यहाँ पर कॉमन लिया है, ठीक है, और सेम का सेम किया है। अब देखिए यहाँ पर ये पद A1 प्लस A2 कोस फाई ये समय पर निर्भर नहीं कर रहा है, यहाँ पर स्मॉल टी कहीं पर भी नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए A2 साइन फाई, इसमें भी ये भी समय पर निर्भर नहीं है, अर्थात इसको नियत माना जा सकता है। तो इसके लिए हम नियत राशि मानते हैं, माना A1 प्लस A2 कोस फाई बराबर R कोस थीटा। कोस के रूप में है तो कोस मानेंगे, जहाँ पर ये जो R है कैपिटल R ये परिणामी आयाम को दर्शाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार A2 साइन फाई, इसको समीकरण नंबर 5 दे दो। इसी प्रकार A2 साइन फाई इसको लिखेंगे R साइन थीटा, साइन के रूप में तो साइन लिख दिया। अब ये जो आपके पास वैल्यू है ये A1 प्लस A2 कोस फाई आपने मानी है वो यहाँ पर रखेंगे। इसी प्रकार A2 साइन फाई का मान रखते हैं। तो समीकरण 4, 5 व 6 से, समीकरण 4, 5 व 6 से, तो y बराबर साइन ओमेगा टी, और ये क्या हो गया, आपने क्या माना था, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी, तो इसको क्या माना था, आर साइन थीटा। तो यहाँ से आर क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए आपके पास क्या वैल्यू प्राप्त होगी, y इक्वल आर कॉमन ले लिया, क्या रह गया, साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा। तो देखिए साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, वापस आपके पास जो फॉर्मूला था पीछे ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी। इस बार ए का मान ओमेगा टी और बी का मान क्या है, थीटा। तो आपके पास जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो ये होगी, y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये इक्वेशन आपके पास प्राप्त हो गई। तो देखिए यहाँ से वापस देख लीजिए कि हमने दो तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापन ये लिए थे, ठीक है, और परिणामी विस्थापन आपको ज्ञात करना है। तो तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत उपयोग में लिया जाता है, y1 प्लस y2। तो इन दोनों की वैल्यू जो आपके पास समीकरण 1 और 2 में यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। और आपको पता है एक त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है आपके पास, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ए की वैल्यू यहाँ पर ओमेगा टी है, बी की वैल्यू क्या है, फाई रख देते हैं। अब इसके आधार पर आगे हल करते हैं, A2 से अंदर क्या कर दिया, गुणा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर साइन ओमेगा टी क्या ले लिया हमने, कॉमन। तो आपके पास A1 प्लस A2 कोस फाई ये समय पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो इसको हमने मान लिया आर कोस थीटा, नियत राशि है। इसी प्रकार A2 साइन फाई है, इसको क्या मान लिया, आर साइन थीटा। आर यहाँ पर परिणामी आयाम है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। अब देखिए वैल्यू रखने के बाद में आर कॉमन ले लिया, वापिस ये सूत्र क्या बन गया, साइन ए प्लस वी का सूत्र बन गया। और आपके पास जो परिणामी विस्थापन है y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्राप्त हो गया।